आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस अभी हम रिवाइज कर देंगे। और आपके जो एग्जाम होगा अभी आने वाले संडे को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना लगा पाए और उसको सोल्व ना कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को जल्दी से। पूरी जीएस अब हम रिवाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। अगर इसके अलावा भी आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स अगर जानने हैं तो कल हमारा एनडीए का सेशन भी हुआ था, तो उसके भी आप जीएस के क्वेश्चंस देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है, जो हमने बोरो किया है जुडिशियल रिव्यू, वो कहां से लिया? जर्मनी, इंडिया, रशिया या फिर यूएसए? सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमें बताना है हमने कहां से लिया है। जर्मनी, इंडिया, रशिया या फिर यूएसए? तो इसका आंसर होगा आपका यूएसए। तो यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने बोरो किया था सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है कि जो जुडिशरी है आपकी वो रिव्यू करती है कि जो भी आपका लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, वो वोलेट नहीं कर रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो और भी हम देखते हैं आपके सारे जो बोरोड फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किए हैं। यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, लोअर हाउस, मोर पावरफुल लोअर हाउस हमारा लोकसभा मोर पावरफुल होगा, बाई कैमरल पार्लियामेंट, प्रोविजन ऑफ स्पीकर जो लोकसभा को हेड करता है, ठीक है, वो आपके स्पीकर, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। तो ये सब जो प्रोविजंस है वो हमने कहां से लिए? यूके के, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस से जुडिशियल रिव्यू जो हमारा क्वेश्चन था, जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, हेड ऑफ द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट। अब दो तरह के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट को प्रेसिडेंट बोला जाए, वो हमने कहां से लिया? आपका यूएस से। फ्रांस से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिद्धांत थे। ऑस्ट्रेलिया कंकरेंट लिस्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन एंड जॉइंट सिटिंग। यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटीज आपका आर्टिकल 51A। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, किन तरह के जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जर्मनी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पर हमसे जो फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं वो जो प्रोविजन है वो भी हमने कहां से लिया? आपका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। जापान प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कनाडा फेडरल सिस्टम एंड रेजिड्यूरी पावर किसके पास होनी चाहिए? सेंटर के पास होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो। ये कहां से हमने लिया है? कनाडा से। साउथ अफ्रीका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। आयरलैंड से सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है और आपको पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम एनडीए का हो या फिर सीडीएस का हो। एक क्वेश्चन हर साल आपका लगभग पूछा जाता है बोरोड फीचर्स के बारे में। ये कोई भी आपको फीचर दे देंगे और ये पूछा जाएगा कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, या फिर किसी भी कंट्री का नाम दे दिया जाएगा कि पर्टिकुलर कंट्री इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इनमें से कौन सा फीचर बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following article empowers the president to call for joint sitting of both houses? दोनों हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों की एक जॉइंट सिटिंग बिठाते हैं कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 102, 101, 108 या फिर 110? कौन से आर्टिकल में दिया गया है आपका जॉइंट सिटिंग के बारे में? जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108। अब जॉइंट सिटिंग होती कैसे है? जो हमने समझा था कि एक जो बिल है आपका एक हाउस में पास होता है, देन वो कहां जाता है? दूसरे हाउस में। लेकिन जब उस बिल पास करने के प्रोसीजर में कोई क्लैश हो जाता है, दोनों हाउसेस के बीच में कोई क्लैश हो जाता है, तब आपका क्या होता है? जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन होता है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। उसमें क्या होता है आपका, जब एक हाउस से बिल पास हुआ और दूसरे हाउस ने वो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर अपने पास 6 महीने से ज्यादा रख लिया, या उसने कोई ऐसा अमेंडमेंट सजेस्ट किया जो फर्स्ट हाउस जहां से वो बिल ओरिजिनली पास हुआ था उसको मान्य नहीं है, तब क्या होता है? प्रेसिडेंट कहता है कि ठीक है, तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो, तुम ये बिल पास नहीं कर रहे, एक जॉइंट सिटिंग बुला लेते हैं, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होता है? आपका जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, प्रेसिडेंट वो जॉइंट सिटिंग बुलाता है। एक चीज याद रखना, जो उस समय आपके रूल्स हैं, जो जॉइंट सिटिंग वाले रूल्स है, वो रूल्स किसके फॉलो होते हैं? आपके लोकसभा के,
ठीक है, लोकसभा के रूल्स के हिसाब से आपकी ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजंस होता है। इसके साथ साथ ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? ज्वाइंट सिटिंग को हेड करते हैं आपके स्पीकर साहब। और अगर स्पीकर ना हो, इन केस मान लीजिए स्पीकर नहीं है किसी भी कारण से, तो स्पीकर की जगह कौन? आपका डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर। और इन केस डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो आपका डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन कौन? जो आपके राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं कि अपने में से ही किसी भी एक पर्सन को कि ये हेड करेगा ज्वाइंट सिटिंग। ये याद रखना, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है आपके राज्यसभा, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग को हेड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों में से, चाहे तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो ये याद रखना कि आपके वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को हेड कभी भी नहीं करते हैं। तो आर्टिकल 108 में दिया गया है आपका ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। और इसका जो कोरम है वो क्या है आपका? 1/10 कोरम है। दोनों आपके हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 1/10। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में क्या क्या करेक्ट है? द पर्सन above the age of 35 years is eligible for election as president of India. The president of India is eligible for re-election for more than one term. या फिर a person is not eligible for election as the president of India if the person holds an office of profit. इनमें से कौन कौन सी बातें सच है regarding to the elections of president? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इनमें से कौन कौन सी बातें सही है? तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, पर्सन अबव द एज ऑफ 35 ईयर इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन वन टर्म, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड द पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? 1, 2, 3 आर करेक्ट पूछा था। ठीक है, कौन कौन से ठीक है? तो ये तीनों ही बातें आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या होना चाहिए? आपको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो आपको बातें पूरी करनी होगी वो भी आप क्या है? एलिजिबल होने चाहिए टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये सारी बातें होती है आपकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। एज याद रखना 35 ईयर्स। नेक्स्ट, the dash schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in court. कोर्ट में चैलेंज ना हो ऐसे कौन से शेड्यूल में आपके लॉज आते हैं? The dash schedule contain a list of central and state laws which cannot be challenged in court. 7th, 8th, 9th और 10th। कौन सा ऐसा शेड्यूल है? 7th, 8th, 9th या 10th ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें एक प्रोटेक्शन मिली हुई है लॉस को कि भाई चैलेंज नहीं होंगे? कौन सा है? 7th, 8th, 9th, 10th। तो इसका आंसर क्या है आपका? 9th शेड्यूल में आपके ऐसे एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है, बट ऐसी प्रोटेक्शन दी गई है कि वो लॉज आपके कोर्ट में चैलेंज नहीं होते। तो एक बार सारे शेड्यूल्स देख लेते हैं। कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कितने बांटा गया है? 12 शेड्यूल में। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या दिया गया है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में सैलरीज के बारे में, ठीक है, एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट की, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो थर्ड शेड्यूल है उसमें दी गई है आपकी ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है, ओथ्स एंड अफर्मेशन दी गई है आपकी थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में दी गई है एलोकेशन ऑफ सीट फॉर ईच स्टेट इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी अलग अलग स्टेट्स के लिए, वो बात। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब। शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में दी गई है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका कंट्रोल कैसे होगा। सिक्स शेड्यूल बताता है आपका 4 स्पेशल स्टेट्स, उनके ट्राइबल एरियाज के बारे में। वो स्टेट्स कौन सी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 स्टेट्स के बारे में।
7 शेड्यूल में आपकी लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट की गई है, फेडरल स्ट्रक्चर आपके देश का, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इन 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है। 8 शेड्यूल 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। 9th में added by first amendment in 1951 contains acts and orders related to land tenure, land tax, railway and industry, जो हमारा आंसर था 9th शेड्यूल। ठीक है। 10th शेड्यूल by 52nd amendment contains provision and disqualification, किस ग्राउंड पे? आपके डिफेक्शन के ग्राउंड पे। ठीक है। 11th शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायती राज एंड 12th शेड्यूल इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है शेड्यूल्स के बारे में कि पर्टिकुलर शेड्यूल में क्या बात कही गई है कि क्या नहीं। इवन मैच द फॉलोइंग आते हैं। ठीक है। इस तरफ आपको शेड्यूल्स मिल जाएंगे, इस तरफ शेड्यूल में लिखी गई बातें, एंड यू हैव टू मैच ऑल दो शेड्यूल्स। तो शेड्यूल्स याद रखना, 12 शेड्यूल है और किस शेड्यूल में क्या बातें कही गई है। Which of the following can be done under conditions of financial emergency? इमरजेंसी कल एनडीए सेशन में हमने पूरी कवर की थी, आज भी कवर करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या क्या चीजें होती है? पहला, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन बी अबोलिश्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स, salaries of the judge of the high court and the supreme court can be reduced, या 4th one, right to constitutional remedies can be suspended। तो कौन सा ऐसा है जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे किया जाता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल आपका 360। ठीक है। 3 तरह की इमरजेंसी हमने कल पढ़ी थी, नेशनल इमरजेंसी, दूसरा आपका प्रेसिडेंट रूल और तीसरा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी अबोलिश्ड, नहीं, ये अबोलिश नहीं होती है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द बजट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका बजट, क्या क्या बजट होगा, उनका एक्सपेंडिचर कितना लेगी स्टेट्स, कितना खर्चा करेगी, किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा होगा, ये सब कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। Salaries of the judges of the High Court and Supreme Court can be reduced, yes. And 4th one, right to constitutional remedies can be suspended, no. Right to constitutional remedies क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 32, ये आपका नहीं सस्पेंड होता। तो आंसर क्या है आपका? 2 और 3। इसमें डी ऑप्शन गलती से रिमूव हो गया होगा, तो ये क्या है आपका? 2 और 3। तो ये आपका आंसर। ठीक है। आंसर क्या है? 2 और 3 आपका बिल्कुल ठीक है। जो आपकी स्टेट असेंबलीज है, ये कब अबोलिश होती है? आपके प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, कैन बी अबोलिश। ठीक है। ये आपके 356 आर्टिकल में जो दिया गया है उसके ऊपर। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कब सस्पेंड होती है? आपकी 352, जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। प्रियम्बल क्या बताता है, कैसे रीड होता है? मतलब उसमें जो बातें कही गई है वो किस सिंक्रोनाइजेशन में है? प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, इंडिया इज इंडिया क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, या फिर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक, या फिर डेमोक्रेटिक सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या है प्रियम्बल की जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स है, क्या चीज है? प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स। अब ये बात याद रखना, प्रियम्बल यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें था सबसे पहले एक प्रियम्बल था। हमने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो किसने पास किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। वही आगे जाके क्या बना? हमारा प्रियम्बल बना। और प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड 1 टाइम। 1 टाइम आपका अमेंड हुआ है प्रियम्बल, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इससे। ठीक है। एक बार आपका अमेंड हुआ है और उसमें 3 वर्ड आए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। तो अब के जो प्रियम्बल है उसको कैसे रीड किया जाता है? इसका आंसर है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही आगे जाके हमारा प्रियम्बल बना, और प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया जा चुका है। नेक्स्ट,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमें कंसीडर करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, नई स्टेट फॉर्म करना, ऑल्टर द एरियाज, एरियाज को चेंज करना, बाउंड्रीज को चेंज करना या फिर उनके नेम्स को चेंज करना बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन सिंपल मेजोरिटी, सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से। एंड जम्मू कश्मीर वाज गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? सिर्फ फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या फिर नेदर ऑफ द टू? कौन से स्टेटमेंट आपकी सही है? जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि पार्लियामेंट के पास, ठीक है, क्या पावर है कि नई स्टेट बनाए, ऑल्टर करे उनका एरियाज, बाउंड्री या फिर उनकी नेम। बिल्कुल ठीक, ये पावर आपके पार्लियामेंट के पास ही है, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल 370, सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर को क्या मिला था? स्पेशल स्टेटस मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 एंड 2। तो ये जो बात है आपके फर्स्ट पॉइंट में जो कही गई है वो आती है आपकी आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3। और उसकी क्या है? कंडीशन है। ऐसे नहीं कि आपके जो पार्लियामेंट है वो बदल देगा किसी भी स्टेट के नाम को। फर्स्ट कंडीशन क्या है? प्रायर परमिशन किसकी? ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए होगी। और दूसरी, जिस भी स्टेट के साथ ऐसा होने वाला है उसको आपको नोटिस देना होगा या फिर बताना पड़ेगा, ठीक है, नोटिफाई उसको करना पड़ेगा जिस भी स्टेट के साथ आप ऐसा करने जा रहे हैं। तो ये दो आपकी कंडीशन है आर्टिकल 3 में दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल पावर है कि एक सिंपल मेजोरिटी के साथ ही किसी भी स्टेट को दो पार्ट में बदल दे, दो स्टेट्स को कंबाइन करके एक स्टेट बना दे, उनका एरिया चेंज कर दे या फिर उनकी बाउंड्री या फिर नेम भी चेंज कर सकती है। अब ये था आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में। ऐसा नहीं है कि और भी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस नहीं मिले हैं, कुछ और स्टेट्स हैं जिनको कुछ और स्पेशल प्रोविजंस मिले थे अपार्ट फ्रॉम अदर स्टेट्स। आर्टिकल 371A, इससे पहले एक आर्टिकल 371 में भी है, किसके लिए? महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए, 371B में असम के लिए, सी में मणिपुर के लिए, 371DE में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 371F सिक्किम, जी में मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश, 371H में गोवा के लिए, 371I एंड 371J में कर्नाटक के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछे गए हैं इससे पहले भी, प्रीवियस ईयर अगर आप एनालाइज करें तो। लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है, प्रोविजंस के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर आर्टिकल किस स्टेट के लिए आपका यूज होता है। तो ये सारे हैं आपके, इनको एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत चांसेस है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके ऑर्डिनेंस पास करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके ऑर्डिनेंस पास करते हैं उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है? ए ऑप्शन कहता है आपका 6 मंथ्स, बी कहता है 7.5 मंथ्स, मतलब आपका 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स, ठीक है, 8 मंथ्स या फिर 10 मंथ्स। जल्दी देखिए क्या होगा इसका। एंड अगर आपको ये एलीट एकेडमी के सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज इनको शेयर कर देना, जो भी एस्पिरेंट्स आपके सीडीएस के लिए या फिर एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है। मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस, तो आपके आर्टिकल 123 में दिया गया है आपके ऑर्डिनेंस के बारे में। अब क्या होता है कि जो लोकसभा है वो पूरे साल सेशन में नहीं रहता, तो जब वो रिसेस टाइम होता है और अगर कोई एक इंपॉर्टेंट लॉ बनाना होता है तो क्या आपका प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट साहब आपके ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई भी लॉ बनाना हो, कोई भी बिल पास करना होगा तो वो दोनों
आपके लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। तो जब आपकी लोकसभा सेशन में नहीं होती है उस समय प्रेसिडेंट आपके ऑर्डिनेंस बनाते हैं, उसकी पावर सेम होती है जो आपका पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास होता है, सेम। ठीक है, दोनों की सेम पावर है। जो काम एक लेजिस्लेचर कर सकता है वही काम एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि ये पैरेलल पावर नहीं है। अब पैरेलल पावर का मतलब क्या है कि लोकसभा राज्यसभा तो आपके लॉ बना रही है, साइड बाय साइड प्रेसिडेंट भी बना रहे हैं। नहीं, जब ये सेशन में नहीं होगी सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम आपके प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, पैरेलली नहीं बना सकते। तो ये बात याद रखना कि ये पैरेलल पावर नहीं है। अब मैक्सिमम लाइफ कितनी है आपकी? 6 months एंड 6 वीक। आंसर क्या है आपका? 7.5 months या फिर 6 months एंड 6 वीक्स। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या कहा गया है कि जो लोकसभा के 2 सेशन है उनके बीच में मैक्सिमम रिसेस टाइम कितना हो सकता है? 6 months। ठीक है, तो मान लो मैक्सिमम रिसेस टाइम 6 months है एंड ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते के अंदर अंदर जब भी दोनों आपके पार्लियामेंट हाउसेस मिलेंगे तो 6 वीक्स के अंदर अंदर क्या होगा, चाहे तो उसको पास करो, उसको एक्ट बना दो, या फिर वो रिजेक्ट कर दो उससे पहले। या अगर आपने 6 वीक्स के अंदर अंदर कुछ भी नहीं किया, ना ही पास किया ना ही उसको रिजेक्ट किया, तो क्या होगा? 6 वीक्स के बाद वो सीज कर जाएगा, उसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो 6 months एंड 6 वीक्स तक आपका मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द पैसेज ऑफ मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट में पास होने वाले मनी बिल के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही है? पहला कहता है डिसीजन ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज फाइनल ऑन द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। दूसरा, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। थर्ड, after a money bill is passed by Lok Sabha and transmitted to Rajya Sabha, it should be returned within 1 month. And last, when Rajya Sabha returns the money bill with its recommendation, Lok Sabha has to accept such recommendations. जल्दी देखिए, ये 4 स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी सही है। रिगार्डिंग मनी बिल, मनी बिल के लिए आर्टिकल कौन सा आपका? 110, आर्टिकल 110। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? डिसीजन ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज फाइनल। ठीक है, कह रही है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बताता है कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है। नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बताता। कौन बताता है? स्पीकर। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? गलत। थर्ड देखते हैं, आफ्टर द मनी बिल इज पास्ड बाय लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा इट शुड बी रिटर्न्ड विद इन 1 month। नो भाई, 14 दिन है तुम्हारे पास। ठीक है, अगर इस पे कोई फैसला नहीं लिया तो मान लेंगे तुमने पास कर दिया। When राज्यसभा रिटर्न्स द मनी बिल विद हिज रिकमेंडेशन, लोकसभा हैज टू एक्सेप्ट। नो, लोकसभा पर कोई दबाव नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। जो आपका बिल है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, तो ये क्या है? बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि लोकसभा के अंदर ही आपका क्या इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल। इसके साथ साथ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर, ओनली बाय अ मिनिस्टर ही आपका ये इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये चीजें याद रखना आपका रिगार्डिंग मनी बिल। नेक्स्ट, consider the following statements and select the correct answer from the codes given below. assertion क्या दी गई है कि all India services violate the federal principle of the constitution as well as autonomy of states। ठीक है, all India services जो रीजन दिया गया है, all India services officer are governed by central government rules and the state government do not have full control over them। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कहा गया है। बोथ ए एंड बी आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
A is true but R is false, A is false but R is true. क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी ट्राई कीजिए, देखना, देखे से। अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है यूपीएससी, वो कंडक्ट करवाती है। उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होती है, लेकिन उनको क्या दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के कैडर्स दिए जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स का उनके ऊपर फुल कंट्रोल नहीं होता है। तो ये दोनों आपकी ट्रू है स्टेटमेंट्स, और आर आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। Which of the following are qualification to be appointed as governor of a state? एक स्टेट का जो गवर्नर होता है उसके लिए क्या क्या स्टेटमेंट्स ट्रू है? पहले कहती है he or she should be citizen of India, should not be a resident of the state of which he she work as a governor, should have completed age of 35 years. क्वालिफिकेशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है रिगार्डिंग गवर्नर कौन कौन सी है? शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक। शुड हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 years, ये भी बिल्कुल ठीक। शुड नॉट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही शी वर्क एज ए गवर्नर, ये बात एज ए क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। ठीक है, ये एक कन्वेंशन बना हुआ है बस, लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ दो बातें लिखी गई है, एक सिटीजन होना चाहिए एंड दूसरा 35 years कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो 1 and 3 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। Which of the following provisions cannot be amended by simple majority? एक सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से प्रोविजन आपके अमेंड नहीं हो सकते हैं? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना। अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। सी डीपीएसपी आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या डी सिक्स्थ शेड्यूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। सिंपल मेजोरिटी से कौन से नहीं हो सकते? सिंपल मेजोरिटी इसका आंसर होगा आपका डीपीएसपी। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या लगता है आपका? स्पेशल मेजोरिटी। आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, आर्टिकल 368 में जो आपकी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, वो आता है आपका डीपीएसपी का। ठीक है, तो इसमें प्रोविजन देखते हैं आपके आर्टिकल 368 में क्या लिखा है। इसमें दो तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया सकते हैं। एक, जब आपकी स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है, और दूसरी स्पेशल मेजोरिटी तो होती है, साथ साथ अगर कोई फेडरल स्ट्रक्चर आपका चेंज करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट होता है, तब आपकी स्टेट्स भी उसको क्या करेगी? रेटिफाई। हाफ ऑफ द स्टेट्स विल हैव टू रेटिफाई दैट प्रोविजन। अब इसमें क्या है? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, चाहे तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट मेंबर और आपका मिनिस्टर। ठीक है, एक प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके साथ साथ क्या? आपकी स्पेशल मेजोरिटी से have to be passed by special majority. Special majority in both houses separately. In both houses separately. दोनों हाउसेज में सेपरेटली आपको क्या करना होगा? इसको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रोविजन, नो जॉइंट सिटिंग। ठीक है, कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है इसमें। जॉइंट सिटिंग नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड देन जब ये दोनों हाउसेज में
स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है सेपरेटली, तब ये कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर एसेंट। एंड प्रेसिडेंट हैव टू गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन किसमें, आपका आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, ये बातें किसमें, आपकी सारी आर्टिकल नंबर 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 368 पूरा समझ आ गया होगा। और ये बिल्कुल सेम प्रोविजन, सेम आपका प्रोसीजर यूज होता है जब आपका फेडरल स्ट्रक्चर उसका चेंज करना होता है। बट इसके बाद कहा जाता है वो सभी स्टेट्स के पास, एंड हाफ ऑफ द स्टेट हैव टू रेटिफाई दोज प्रोविजंस। जैसे ही हाफ स्टेट्स ने उसको रेटिफाई कर दिया, मान लिया जाता है कि ये पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years? राज्यसभा के जो मेंबर है कितने टाइम बाद रिटायर होते हैं? राज्यसभा, ये चीज याद रखो, राज्यसभा क्या है आपका, एक कॉन्टिन्यूअस चैम्बर, एक कॉन्टिन्यूअस चैम्बर है आपका राज्यसभा। तो हर 2 साल बाद कितने उसके मेंबर्स रिटायर होते हैं? 1/3। ठीक है, 1/3। इसके हिसाब से क्या होता है, 6 years का उनका क्या हो जाता है, कार्यकाल। ठीक है, 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। 250 आपकी स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं राज्यसभा के, जो स्टेट असेंबलीज होती है वही इलेक्ट करती है कि किस स्टेट से कौन जाएगा। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। ठीक है, नॉमिनेशन पेपर के भाई हमें लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो हमें क्या करना है, नॉमिनेशन फाइल करनी पड़ती है। तो कौन कौन कर सकता है? पहला कह रहा है एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। दूसरा, अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, या फिर एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होगा, लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए आपको खड़ा होना है। एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया का मतलब क्या होगा कि कोई भी, कोई बाहर का भी आ रहा है, ठीक है, वो रिसाइड कर रहा है यहां पे देश में रहता है, तो वो भी कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। अरे और चौथा देखिए, फोर्थ ऑप्शन आपका एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब कोई छोटा बच्चा भी तो सिटीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अ रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, नहीं, ये भी आपका गलत है। फोर्थ वन देखिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये ठीक है। इन ऑप्शंस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही बैठता है, लेकिन साथ में ये भी याद रखिए लोकसभा के लिए उसको 25 years ऑफ एज भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी होती है आपकी लोकसभा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोविजन फॉर हैविंग अ फाइनेंस कमीशन टू सॉर्ट आउट द रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल। इतने सब लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पूछा गया है कि फाइनेंस कमीशन आपके कौन से आर्टिकल में आता है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 275, आर्टिकल 280, आर्टिकल 282 या आर्टिकल 285, कौन सा आर्टिकल है आपका जिससे आपके फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है? तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया आपका आर्टिकल 280 में। ठीक है, आर्टिकल 280 में आपका बताया गया है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन में कितने होते हैं? 4 मेंबर प्लस 1 उसका चेयरमैन। ठीक है, अपॉइंटेड बाय, अपॉइंट कौन करता है इन्हें? बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर 5 years, 5 साल का कार्यकाल होता है आपका फाइनेंस कमीशन का। एंड रिमूव भी कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट साहब भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो आपका फीचर्स पूछे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के।
ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आपके फीचर्स पूछे गए हैं। जल्दी करिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब दो तरह की गवर्नमेंट होती है हमारी, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए आप यूएस को एज एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। President is elected by an electoral college for a fixed tenure of 4 years. President and his secretaries are not responsible to the Congress for their acts. या फिर फोर्थ, it does not provide a stable government. Select the correct option. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉलो की जाती है उसके बारे में पूछा है। पहला कहता है प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा उल्टा हिसाब है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट है आपके प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years, के 4 साल तो वो रहेगा ही, 4 years, ये भी ठीक है। हमारे यहाँ पे सरकार चुनी जाती है 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस। कांग्रेस है वहां का लोअर हाउस, वहां का हाउस, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो कांग्रेस एक पार्टी है लेकिन वहां पे हाउस है। फॉर हिज और फॉर देयर एक्ट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है कि भाई अगर तुमने कुछ गलत किया तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस पास करवा देंगे और तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां पे रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, ये गलत है भाई। इट डज प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है। तो आपके 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1, 2, 3 आपके सही है, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हमारे देश में स्टेबिलिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस किया था, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज की थी। स्टेबिलिटी जो है क्वेश्चन यहां पर नहीं आता, स्टेबल ये बहुत ज्यादा फॉर्म रहती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज is correct with respect to electoral college of vice president. It consists of both elected and nominated members of the parliament. It does not include the member of the state legislative assemblies. कौन कौन सी बातें ठीक है इसमें से, जल्दी देखिए कौन कौन सी बातें आपकी करेक्ट है when it comes to the election of vice president. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये बात और ये बात, ये आपके दोनों ठीक है, ठीक है। बोथ 1 and 2 क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट का एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, हम लोग आम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन करेगा? आपके बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। और इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी बिल्कुल ठीक है। टोटली अपोजिट टू व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं आते। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंक्लूड होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा फर्क है आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि ये जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट दी गई है, ये बिल्कुल ठीक है व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो कितने टाइम के अंदर अंदर उसका इलेक्शन करवाना होगा? 1 month, 3 month, 6 month, 1 year। सोल्व कीजिए। 1 month, 3 month, 6 month या फिर 1 year। एक पंचायत जब डिसॉल्व हो जाती है, अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने नए हो चैनल पे, आपने अभी देखी है ये वीडियो, तो एनडीए वाले सेशन को भी जरूर देखिएगा। हमने कल पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज पूरा कवर किया था उसमें, ठीक है। अब भी बता देते 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, उससे आपकी पंचायत के बारे में प्रोविजन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुई थी आपकी पंचायत का सिस्टम। तो उसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाए तो कितने महीने में आपके इलेक्शन करवाने होंगे आपके
6 months। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर आपके इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। एक फर्क है इसमें पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और आपके लोकसभा के इलेक्शन में। इसमें क्या होता है, लोकसभा वाले में अगर कोई लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, और इलेक्शन हेल्ड हुए, तो ये पूरे अपने 5 साल का टर्म कवर करेगी। ठीक है, पूरे अपने 5 साल का टर्म कवर करेगी लोकसभा। लेकिन अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है बीच में और इलेक्शन हेल्ड होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही, सिर्फ और सिर्फ आपका रिमेनिंग पीरियड के लिए ही काम करेगी। पंचायत आपका सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए काम करेगी। उस नई पंचायत जो आपकी इलेक्ट हुई है उसको पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना, लोकसभा में और आपके पंचायत म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में ये फर्क है कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए रहेगी पंचायत, लेकिन लोकसभा वाले के लिए क्या होता है, सरकार पूरे 5 साल के लिए चुनी जाती है। नेक्स्ट, JVP committee which was constituted in 1948-49 was related to which of the following? आपकी JVP कमेटी किसके लिए रिलेटेड है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, नेशनल लैंग्वेज, या फिर रिजर्वेशन ऑफ SC/ST। इसका आंसर क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। क्या था जब आपका हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद था स्टेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें, तो क्वेश्चन उठा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर देते हैं। लेकिन इतनी सारी लैंग्वेजेस थी हमारे देश में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो एक JVP कमेटी बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और P सीतारमैया, इनके लिए, ठीक है, JVP इनकी कमेटी। और इनके लिए क्या काम था इनको, कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस डिसाइड करना है। तो ये बता दूं आपको, इन्होंने मना किया था कि नो लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इस कमेटी ने कह दिया था कि हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखना JVP कमेटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about interstate council is or are correct? It was established under the provision of the constitution. Council is a recommendatory body. There is a standing committee of the council where under the chairmanship of Prime Minister of India to process matters for consideration of the council. इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में बताना है आपको, कौन सी बात सही है। इंटरस्टेट काउंसिल भाई, आपका ऑप्शन है बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, या फिर ओनली 2, C 1 and 2, या D ऑल ऑफ दिस। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, ठीक है, आर्टिकल 263 में आपका सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद आपकी क्या बनी थी, इंटरस्टेट काउंसिल बनी थी। पहला कहता है इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल में दी गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है ये। काउंसिल एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंड करती है। देयर इज अ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं, प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में नहीं होती, वो किस में होती है आपकी, होम मिनिस्टर। ठीक है, होम मिनिस्टर के अंडर। तो आपके 1 and 2, C, ऑप्शन नंबर C आपकी ठीक है, 1 and 2। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो होम मिनिस्टर को उसके हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। इंटरस्टेट काउंसिल के तो हेड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, बट उस स्टैंडिंग कमेटी के नहीं होते। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी बात सही है कौन सी बात नहीं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, पहला कहता है आपका सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल
इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। दूसरा क्या कहता है, मैंग्रोव प्रोड्यूस स्पेशल रूट्स कॉल्ड नेमेटोट्रोफ्स फॉर ब्रीदिंग। नेमेटोफोर्स फॉर ब्रीदिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ 1 and 2 या नेदर 1 nor 2। रिगार्डिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं आपके थोड़े से दलदली इलाका होता है और वहां पर पानी भरा रहता है टाइम, ठीक है, और जहां पर सोल्ट वाटर भी आता है, सी के पास होते हैं वो, तो वो होते हैं आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। पहला कहता है सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है मैंग्रोव्स प्रोड्यूस स्पेशल रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स फॉर ब्रीथिंग, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये जो रूट्स होती है इनके ऊपर होती है ताकि ये ब्रीथ सही से कर सके, सोल्ट टोलरेंट होती है, रूट्स क्या होती है आपकी, सोल्ट टोलरेंट। तो बोथ 1 and 2 आर ट्रू रिगार्डिंग आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट। अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं हमारे, ट्रॉपिकल डेसिडियस, एवरग्रीन, माउंटेन फॉरेस्ट, थोर्नी, मैंग्रोव। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बतानी है भाई। रिगार्डिंग प्राइमरी वेव्स, अर्थक्वेक की प्राइमरी वेव्स के बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए यहां पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो जो वेव्स यहां से यहां तक जाएंगी वो क्या होती है आपकी बॉडी वेव्स, ये होती है आपकी बॉडी वेव्स। जैसे ये सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो वेव्स क्या बन जाती है आपकी सरफेस वेव्स। तो दो तरह की वेव्स होगी आपकी, एक होती बॉडी वेव्स, एक होगी आपकी सरफेस वेव्स। बॉडी वेव भी दो तरह की होती है, पी वेव्स और एस वेव। पी वेव मतलब आपकी प्राइमरी, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और एस आपकी सेकेंडरी। तो ये बताना है कौन सी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग आपकी प्राइमरी वेव्स। दे आर लाइक साउंड वेव्स, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, they travel through gas, liquid and solid materials, they move faster and the first to arrive at the surface। कौन सी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग टू आपकी प्राइमरी वेव्स? जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एंड प्लीज ये सेशन आप भी अच्छे से वॉच करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी जो सीडीएस और एनडीए का एग्जाम इस कमिंग संडे को देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो प्लीज शेयर करना उनके साथ। पहला कहते हैं दे आर लाइक साउंड वेव्स, बिल्कुल ठीक, साउंड वेव्स की तरह है होती है ये। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, जब वो साउंड वेव्स की तरह होती है तो सिर्फ सॉलिड मटेरियल में क्यों आपकी ट्रेवल करेगी, हवा में तो ट्रेवल करती है साउंड वेव्स, ठीक है, तो ये आपकी गलत है। तो आंसर क्या है आपका बी, ठीक है। एंड दे ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, बिल्कुल ठीक। साथ में दे मूव फास्टर एंड द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जितना ज्यादा डेंस होता है मटेरियल उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी होती है आपकी प्राइमरी वेव्स की। अरेंज पार्ट्स ऑफ ओशन फ्लोर अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट, कोस्ट से इंक्रीजिंग डिस्टेंस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइज। अब ये क्या होते हैं, ये आपका कोस्ट है, ठीक है, यहां पर हम रह रहे हैं, बीच है आपका। देन शुरू होता है आपका थोड़ा सा ग्रेडियंट, ठीक, फिर एक टाइम बाद क्या होता है ऐसे सीधा एक स्लोप आ जाता है, फिर ये शुरू हो जाता है आपका ओशन। ये एरिया है जहां पर हम रहते हैं, वेयर वी लिव। देन इस एरिया को क्या कहा जाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो एरिया है, ठीक है, इतना पर्टिकुलर एरिया, यहां इसके ऊपर होता है आपका सी, ये पानी है सारा, ये होता है आपका सी, ठीक है, समुंदर, 7 समुंदर। उसके बाद एकदम स्लोप आता है, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये एरिया जहां से आपका एक कॉन्टिनेंटल पार्ट शुरू होता है धरती, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है। एंड देन ये होता है आपका डीप सी प्लेन, जो आपका ओशन का बॉटम पार्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगी, ट्रेंचेस मिलेंगे, ओशन में भी और गहराई में खाई, ट्रेंचेस, एंड क्या मिलेगी, रिजेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कोस्ट से आप चलोगे
ओशन की तरफ। सबसे पहले आएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन आएगा कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आएगा आपका डीप सी प्लेन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन स्लोप, देन राइज, देन डीप सी प्लेन। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कितना आसान था ये सब। थोड़ा सा ऐसे डायग्राम को दिमाग में रखना आपने, आराम से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। A submarine mountain or peak rising more than 1000 मीटर above the ocean floor is known as। एक सबमरीन माउंटेन या फिर एक पीक जो 1000 मीटर से ऊपर ओशन फ्लोर में, ये ओशन फ्लोर है। ठीक है, एक ऐसा माउंटेन बना हुआ है 1000 मीटर के ऊपर ऐसे। ठीक है, ये बताना है क्या होता है, सी माउंट, गयट, अबिसल हिल या फिर ट्रेंचेस। जल्दी, क्या होता है, सबमरीन माउंटेन है और पीक राइजिंग मोर देन 1000 मीटर अबव द ओशन फ्लोर, ये होता है आपका सी माउंट्स। ठीक है, अब मान लो सी माउंट थोड़ा सा ऊंचा चला गया, ठीक है, और इसकी इरोजन हो गई है, ऊपर से ये फ्लैट टॉप हो गया है। ठीक है, तब ये क्या बन जाता है आपका गायट्स। ठीक है, तब आपका बन जाता है गायट्स। नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern। ये ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग या फिर हाइब्रिड फार्मिंग, कौन सी होती है एक डेफिनेट पैटर्न में 2 or more क्रॉप्स उगाई जाए। ठीक है, ऐसे एक डेफिनेट पैटर्न है, 2 या 2 से ज्यादा, मान लो 3 उगा रखी है, एक क्रॉप की ये, एक क्रॉप ये, देन एक क्रॉप ये, देन अगेन शुरू हो जाएगा पैटर्न, एक क्रॉप ये, एक क्रॉप ये, एक क्रॉप ये। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को क्या कहा जाता है आपका इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है आपका इंटर क्रॉपिंग, एक पैटर्न में उगाई जा रही है। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, एक ही पीस ऑफ लैंड है, इसको ऐसे अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, यहां पर पूरे एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप, यहां पर एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे एक लाइन में, नहीं, एक पूरा एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाएगी। देन मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, आप फार्मिंग तो कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ आप लाइव स्टॉक्स भी रखे हैं, ठीक है, पशुपालन भी कर रहे हैं, वो हो जाती है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। और हाइब्रिड फार्मिंग में जो क्रॉस पोलिनेशन होती है, आपका हाइब्रिड उगाते हैं क्रॉप्स को, वो होती है आपकी हाइब्रिड फार्मिंग। नेक्स्ट, मैंगो शार्ड्स अकर अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट। मैंगो शावर्स अकर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा और केरला। जल्दी देखिए, मैंगो शावर्स ये क्या होते हैं आपके, सम प्री मॉनसून शावर्स, प्री मॉनसून शावर्स होते हैं आपके। ठीक है, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, केरला। इनके साथ साथ मैंगो शावर्स के अलावा क्या होते हैं आपके ब्लॉसम शावर्स भी होते हैं। ठीक है, ब्लॉसम शावर्स, एक काल बैसाखी भी कहा जाता है, एक आती है काल बैसाखी, वेस्ट बंगाल में आती है वो। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी प्री मॉनसून शावर्स हैं। और मॉनसून ये इंडिया है, किस तरफ से आता है आपका, दो होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मॉनसून जिसकी वजह से जो ज्यादा बारिश होती है आपकी गर्मियों में, एक सर्दियों में आता है। ठीक है, एक सर्दियों में आता है रिट्रीटिंग मॉनसून। ठीक है, वेस्टर्न घाट में इतनी ज्यादा बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून आता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ITCZ बना होता है, एक लो प्रेशर एरिया जहां पर ट्रेड विंड्स आती है, कन्वर्ट करती है और राइज कर जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, दिमाग में रखे जाओ, रिवाइज करते जाओ। ठीक है, ओक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ओक्सबो लेक्स कहां पर फाउंड होती है, डेजर्ट, ग्लेशियर्स, सी या फिर रिवर वैलीज। ओक्सबो लेक, ओक्सबो लेक। अबे ओक्सबो लेक कैसे बनती है, ये आपने देखा होगा, आप बचपन से सीनरी बनाते आए हो, तो जो नदी बनाते हो कैसे बनाते हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनाते हो। इनको क्या कहा जाता है, मेंडर्स। ये होते हैं आपके मेंडर्स। तो मान लो
एक मियांडर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और किसी भी वजह से डिपोजिशनल जो फीचर होता है आपका, ये याद रखना, मियांडर क्या है, डिपोजिशनल फीचर है रनिंग वाटर का। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया या डिपोजिशन ज्यादा हो गया, तो ये क्या करती है रिवर आपका, ऐसे मुंह मोड़ लेती है, ठीक है। अब रिवर यहां की जगह कैसे जाएगी, ऐसे फ्लो करेगी। अब फ्लो कैसे करेगी, ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है। तो एक टाइम क्या आता है, ये जब ये ऐसे फ्लो कर रही है तो ये पीछे वाला ऐसे कट आउट हो जाता है, ठीक है। ये जो पीछे वाला जो पुराना हिस्सा था वो कट आउट हो जाता है और ये क्या बन जाता है आपका, अलग से एक लेक बन जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, ओक्सबो लेक, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है आपका, ओक्सबो लेक कहा जाता है। और ये कहां बनती है आपकी, रिवर वैलीज में, ठीक है। कहां बनती है आपकी, रिवर वैलीज में बनती है आपकी ओक्सबो लेक। ये जो क्वेश्चन था ना आपका मियांडर्स का, ये क्या है आपकी डिपोजिशनल फीचर। क्वेश्चन यही आता है, आपको पर्टिकुलर थिंग दे देते हैं और ये पूछा जाता है कि ये डिपोजिशनल है या फिर आपकी इरोजनल है। एक मियांडर्स के साथ साथ एक इंसाइज्ड मियांडर भी होता है, इंसाइज्ड। इंसाइज्ड आपका क्या है, इरोजनल। इंसाइज्ड क्या है आपका, इरोजनल। इंसाइज्ड मियांडर आपका बनता है पहाड़ों में, ठीक है, पहाड़ों को ऐसे काट दिया जाता है, ठीक है, तब बनता है, ये होता है आपका इंसाइज्ड मियांडर। तो ओक्सबो लेक कहां बनेगा आपका, रिवर वैली में बनेगा। नेक्स्ट वन, रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल आर, जहां पर आपके फॉसिल्स मिलते हैं, कौन सी रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर नन ऑफ दिस। कौन सी ऐसी रॉक है जहां पर आपकी क्या मिलती है, फॉसिल्स। रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री या फिर नन ऑफ दिस। ये होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। तीन तरह की आपकी रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन सी है, जो आपकी लावा से निकली हो गई, प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक कौन सी होगी आपकी, मेटामॉर्फिक में आपका मेटामॉर्फिक कौन सी होती है आपकी, रिक्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। और सेडिमेंट्री कौन सी होती है, सेडिमेंट तो पता होगा आपको, इरोजन की वजह से क्या हुआ, एक रॉक थी उसका इरोजन हुआ और वो कहीं और जाकर डिपॉजिट होगी, विद टाइम एंड प्रेशर वो क्या बन गया, डिपोजिशन, एक रॉक बन गया, तब ये क्या कहलाती है आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो आंसर क्या आता है आपका, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलते हैं आपके, फॉसिल्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन डिपेंड्स ऑन, इंसोलेशन की जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, एल्टीट्यूड, नेचर ऑफ टेरेन, विंड या फिर लैटिट्यूड। किस चीज पर, एल्टीट्यूड, नेचर ऑफ टेरेन, विंड या फिर लैटिट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन, जल्दी देखिए इस क्वेश्चन को, इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन। अब ये इंसोलेशन क्या होती है, ठीक है, इंसोलेशन बताएं, इंसोलेशन क्या होती है आखिर। इंसोलेशन होती है सन रेज की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी सनरेज पड़ रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो होता है आपका इंसोलेशन। अब इंसोलेशन किस पर डिपेंड करेगी, इन चार जो ऑप्शन है उनके हिसाब से पड़ेगी आपके लैटिट्यूड पर, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड, ये होते हैं आपके लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड के हिसाब से पता चलता है कि सूरज की रोशनी कितनी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि पोल्स पर कम होगी, ठीक है, पोल्स के जो लैटिट्यूड है उस पर कम होगी, ट्रॉपिकल एरिया जो है इस पर ज्यादा होगी। तो लैटिट्यूड पे डिपेंड करती है आपकी इंसोलेशन कितनी होगी कितनी नहीं। इसके साथ साथ और कौन सी चीजें होती है, डे और नाइट, एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना डे है कितनी नाइट है, तो इस पर भी आपकी डिपेंड करती है इंसोलेशन। पर इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर क्या था आपका, लैटिट्यूड। Which one of the following states in India has the largest area under forest cover? फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी देखिए इस क्वेश्चन को, लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर।
एनुअल फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हमारी, ठीक है, उसके हिसाब से क्या है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि फॉरेस्ट डेंसिटी, एरिया से रिलेटेड डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो वो हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, द कोरियोलिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, अर्थ एक्सिस ऑफ इंक्लाइनेशन, अर्थ रोटेशन या फिर अर्थ की रिवोल्यूशन। कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से बनता है? कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स किसकी वजह से बनता है आपका कोरियोलिस फोर्स? अर्थ की रोटेशन से, ठीक है, अर्थ की रोटेशन से। अब जैसे अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ घूम रही है तो उसके हिसाब से एक इमेजिनरी फोर्स लगता है आपकी विंड्स पे और ओशन जो करंट है उसकी डायरेक्शन पे। वो क्या कहता है कि आपके नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की डायरेक्शन और सदर्न में आपकी लेफ्ट, ठीक है, नॉर्थ में आपकी राइट, सदर्न में आपकी लेफ्ट, ये लगता है आपका कोरियोलिस इफेक्ट। तो वो किसकी वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन के हिसाब से। अर्थ घूम रही है उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो रही है आपके विंड्स की और ओशन करंट्स की। स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना आर, ऐसे स्टेट जिनकी कॉमन बॉर्डर है चाइना के साथ, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन कौन सी है जिनका चाइना के साथ बॉर्डर मैच होता है, बॉर्डर मिलता है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। देखिए, अगर ये क्वेश्चन कुछ साल पहले पूछा था तब उसमें आपका सही आंसर होता 1 2 3 4 सारी की सारी। लेकिन अब क्या है, अगर आप मैप देखो, अगर आप इंडिया का ऐसे मैप देखो, सॉरी मेरी ड्राइंग को माफ करना, बट अब क्या है, जो इस चाइनीज बॉर्डर है यहां पे चाइना, उससे क्या मिलता है? ये आपका लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा क्या है? ये, इसका बॉर्डर टच नहीं होता आपका चाइना के साथ, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ टच नहीं होता, तो अब जम्मू कश्मीर नहीं है उसमें, ठीक है। 2 3 एंड 4 ऑप्शन इज डी। सिक्किम, अरुणाचल एंड हिमाचल प्रदेश, साथ में उत्तराखंड भी आपका बॉर्डर शेयर करता है, तो ये याद रखना जम्मू कश्मीर अब नहीं है। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ यूपी, एमपी एंड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ और किन बोर्ड सारी स्टेट से आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है आपका? 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, ये याद रखना। कौन कौन सी स्टेट से पास होता है? यूपी, एमपी, उसके साथ साथ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। साथ में एक आपका छत्तीसगढ़ भी है, ये ऑप्शन में नहीं था बट फिर मैं आपको बता देता हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के ऊपर से क्या पास होता है आपका? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो कि 82.5 डिग्री है। If the usual rule of calculation of time were applied for the extremes of Gujarat and Arunachal Pradesh, then approximately time, ये दो छोर है हमारे पूरे, ये वेस्टर्न मोस्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट, गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश का। तो ये पूछा है कि अगर यूजुअल रूल जो कैलकुलेशन का है, अब वो क्या है वो भी नहीं आपको पता होगा, मैं बताता हूं। यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन क्या कहता है कि हर 1 घंटा 1 आवर किसका होगा? 15 डिग्री, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस, ठीक है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस क्या होगा आपका? 1 आवर, या फिर हाफ आवर लेते हैं हम, हाफ आवर किसका लेते हैं आप? 7.5 डिग्री, ठीक है, इसका। तो ये यूजुअल रूल ऑफ कैलकुलेशन है। तो ये बताना है इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा। गुजरात वुड बी अहेड ऑफ दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय 3 आवर्स, गुजरात वुड बी अहेड बाय 2 आवर्स, अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड बाय गुजरात अबाउट 3 आवर्स, या फिर अरुणाचल प्रदेश वुड बी अहेड ऑफ गुजरात बाय 2 आवर्स। क्या होगा? आप सभी को पता है जो सूरज की रोशनी आती है वो किस तरफ से आती है? आपकी ईस्ट से,
ठीक है, तो पहले सूरज कहां निकलेगा? आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलेगा, तो वो क्या होगा? इससे ऑलमोस्ट 30 डिग्री डिफरेंस है। ठीक है, हमारे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट के बीच में 30 डिग्री, तो कितना होगा? 2 आवर्स। कितना होगा आपका? 2 आवर्स होगा। तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का फर्क होगा, और 2 घंटे पहले कहां पे होंगे? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश वुड बी 2 आवर्स अहेड बाय गुजरात। नेक्स्ट, एनी बेसेंट कंसीडर करनी हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हिस्टोरिकल लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1916 was presided by मदन मोहन मालवीय। या थर्ड, महात्मा गांधी presided over the annual session of Congress only once at Belgaum in 1924। क्या होगा? हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। जो गांधीयन फेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। गांधीयन फेस ही आपका इंपॉर्टेंट जिससे पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो क्या होगा आपका? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1916, इसमें क्या हुआ था? लखनऊ सेशन में मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस आई थी साथ, इसके साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट भी आए थे साथ। ठीक है, ये प्रिसाइड किया था मदन मोहन मालवीय ने? नहीं, एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ बेलगाम इन 1924, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? 1 and 3। The doctrine of lapse was a policy that aimed to control the rebellions in princely states, या फिर extend the military strength of the British, या regulate the landlord, या फिर extend the territorial boundaries of East India Company। The policy of doctrine lapse सबसे ज्यादा सबसे अच्छा यूज किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्या थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? किस लिए बनाई गई थी? और पॉलिसी का एम क्या था? टू एक्सटेंड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये काम था आपका किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो ये देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डलहौजी ने कौन कौन से स्टेट जो थी प्रिंसली स्टेट कब कब हथियाई थी? ये क्वेश्चंस आपके बहुत बार पूछे गए हैं कि चाहे तो मैच द फॉलोइंग या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कोई ट्रू फॉल्स होता है उसमें पूछ लेते हैं। तो सतारा 1848, जैतपुर 1849, संभालपुर भी 1849, बागत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, साथ में अवध भी था बाद में 1856। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये आप जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन भी आता है क्रोनोलॉजी में लगाओ कि पहले कौन सी हथियाई, उसके बाद कौन सी एनेक्स की, कौन सी एनेक्स की, तो ये भी क्वेश्चन आपके आता है। नेक्स्ट, which of the following statements about the first act of revolt of 1857 are true? It occurred in Meerut when 2 sepoys stole a superior officer's rifle. It began when the Rani of Jhansi declared war on the British. It began when Mangal Pandey fired at a European officer in Meerut. या फिर it began when Mangal Pandey fired at a European officer in Barakpur। इनमें से कौन सी आपकी स्टेटमेंट ठीक है? कब आपकी शुरू हुई थी 1857 की रिवोल्ट? हमें पता है 1857 की रिवोल्ट हम हारे थे। ठीक है, उसके बाद से क्या आया था हमारे देश में? क्राउन रूल। ये याद रखना, पहले था हमारा कंपनी रूल, कंपनी रूल, फिर 1857 की ये जो क्रांति थी, इसके बाद क्या शुरू हो गया था हमारा? क्राउन रूल। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई थी, तो ये हुआ था। तो ये पूछा है कौन सा आपका ट्रू है? तो आंसर क्या है आपका? मंगल पांडे ने जब फायर की थी यूरोपियन ऑफिसर इन बैरकपुर, ओनली 4। ये याद रखना, बैरकपुर था उनका, मेरठ नहीं था। ठीक है, मेरठ नहीं था, बैरकपुर था। अब लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं आपके। 1857 के लीडर्स, कौन सा लीडर किस प्लेस पे था? ये ऐसे नहीं थे कि सारे के सारे मिले
और कहा चलो अटैक कर दो अंग्रेजों पे, नहीं। एक जगह आपकी लड़ाई चल रही थी, दूसरी जगह लड़ाई चल रही थी, तीसरी जगह लड़ाई चल रही थी। तो क्वेश्चन यही आते हैं कि किस प्लेस पे कौन लीडर था, ठीक है। तो जनरल बख्त खान दिल्ली, नाना साहेब कानपुर में थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में, खान बहादुर बरेली, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद एंड रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ये आपकी टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल आपकी, याद रखना। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इस टेबल को, आप चाहे दोबारा पढ़ लीजिए इस टेबल में जो जो बातें लिखी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो सेशन है सीडीएस के लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खिलाफत मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। खिलाफत, खिलाफत 1920 के टाइम पे साथ साथ क्या चल रहा था आपका, नॉन कोऑपरेशन चलाया था, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट के बारे में नोट करेक्ट। मूवमेंट डिमांडेड द खलीफत मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस, ठीक है। क्वेश्चन ये, द रेडिकल ट्रेंड इन द खिलाफत मूवमेंट वाज रिप्रेजेंटेड बाय यंगर लीडर्स, उस समय के यंग लीडर्स मोहम्मद अली, शौकत अली एंड मौलाना आजाद। Indian Muslim leaders used Khilafat as a symbol that could unite the Indian Muslim community. Yet Delhi Conference of the Central Khilafat Committee decided to launch massive non-cooperation movement. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से क्या है नोट करेक्ट। खिलाफत मूवमेंट चला था, वर्ल्ड वॉर में तुर्की हारा था, तुर्की पर कंट्रोल किसका हो गया था, आपकी यूके का, ठीक है, और उसके सारे साथियों का जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में थे। तो क्या डिमांड कर रहे थे पूरी दुनिया के मुस्लिम्स कि भाई तुर्की को आजाद करो, खिलाफत जो था खलीफा उसका रूल वापस लाया जाए, ये बात चल रही थी। तो उसी का एक इनडायरेक्ट जो आपका मूवमेंट चली थी इंडिया में, खिलाफत मूवमेंट थी, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट एज सच इंडिया की आजादी के लिए मूवमेंट नहीं थी, मुस्लिम्स की थी फॉर देयर कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस। तो पहला जो है खलीफत का कंट्रोल होना चाहिए होली प्लेसेस, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। रेडिकल ट्रेंड, ये जो शौकत अली, मौलाना अली, मौलाना आजाद और मोहम्मद अली, ये भी ठीक है। लीडर यूज खिलाफत एज सिंबल दैट कुड यूनाइट इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, यस यूनाइटेड हो जाते। महात्मा गांधी ने भी यही सोचा था कि हम इसको अगर सपोर्ट करेंगे तो हिंदू मुस्लिम की क्या होगी, यूनिटी बन जाएगी, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी यही बात आपकी सोची थी, तो ये भी आपके ठीक है। लेकिन चौथा गलत है, ठीक है। सेंट्रल खिलाफत कमेटी ने डिसाइड नहीं किया था कि भाई हम एक कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करें, ये किसने किया था, आपका कांग्रेस ने डिसाइड किया था, कांग्रेस ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, which of the following statements are correct about the working of permanent settlement in Bengal? The traditional zamindars lost their land. The reason for the zamindars inability to pay up land revenues was that riots defaulted on payment of revenue. तीसरा क्या कहता है, a new group of farmers, the jotedars, become influential. Fourth कहता है, the collector replaced the zamindar as the alternative focus of the authority. क्या क्या आपकी करेक्ट है, ठीक है, आर करेक्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट, जिसको और क्या कहा जाता है, आपका जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, ठीक है, कौन से हैं इसमें, द ट्रेडिशनल जमींदार लॉस्ट देयर लैंड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बाद में उनके लैंड छीन लिए गए थे। रीजन फॉर द जमींदार्स इनएबिलिटी टू पे अप लैंड रेवेन्यू वाज रईयत डिफॉल्टेड, बिल्कुल ठीक। अब क्या था जमींदारी सिस्टम में, अंग्रेजों ने क्या कहा था, एक पर्टिकुलर जमींदार, बीच में एक बिचौलिए थे, ये थे आपके पीजेंट रईयत, ये थे आपके जमींदार और ये आपके ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जमींदार को कहा कि एक पर्टिकुलर डेट पे हमें तुमसे इतना पैसा चाहिए, अब तुम्हारे ऊपर है तुम इनसे कैसे पैसे निकालोगे और कितने पैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये रईयत जब उनको पैसे नहीं देंगे तो जमींदार ब्रिटिशर्स को पैसे कैसे देंगे, तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है। A new group of farmers, the जोटेदार्स become influential. Yes, जब ये रईयत के पास, इन पीजेंट्स के पास पैसे नहीं थे तो ये कहां जाते थे, जोटेदार्स के पास, जो बिग फार्मर्स थे, ये एक मनी लैंडर्स का काम करते थे। अब ये जोटेदार्स क्या बन गए थे, आपके मनी लैंडर्स। जोटेदार क्या बन गए थे, आपके मनी लैंडर्स बन गए थे। एंड द कलेक्टर रिप्लेस द जमींदार एज द ऑल्टरनेटिव फोकस ऑफ द अथॉरिटी। अब इन ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जब ये
जमींदार आपके पैसे नहीं निकलवा पा रहे तो एक कलेक्टर का ऑफिस ला दिया, तो वो कलेक्टर क्या करते थे, अब रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, एक बार ये जल्दी से समरी करते हैं। ठीक है, अच्छे से जल्दी। जमींदारी सिस्टम जो भी हमने पढ़ा 1793 में आया था, किस एरिया में, बंगाल, नॉर्थ मद्रास एंड बनारस। जमींदारों के पास क्या थी, ओनरशिप लैंड। जमींदारों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रेवेन्यू को कलेक्ट करे, पे करे। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज द प्रोटैगनिस्ट। महलवारी सिस्टम कहा था 1822 में, सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में था। होल विलेज, एक पूरा पूरा विलेज बांट दिया जाता था। अंग्रेजों ने कहा कि तुम एक विलेज के हिसाब से सारा का सारा रेवेन्यू दोगे, इंडिविजुअली से नहीं कनेक्ट करते थे। और होल विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के इसके क्या थे, प्रोटैगनिस्ट। रैयतवारी सिस्टम 1792, सेंट्रल, ये था आपका सेंट्रल इंडिया में, और ये कहां था आपका, यहां पे डेक्कन वाले एरिया में, मद्रास, बॉम्बे, बिरार। इंडिविजुअल की ओनरशिप थी और इंडिविजुअल का क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बीच में जो जमींदार था वो हटा दिया। ठीक है, जमींदार हटा दिया, ब्रिटिशर्स सीधा का सीधा किससे लेंगे पैसे, रेवेन्यू पीसेंट से लेंगे। तो ये था आपका रैयतवारी सिस्टम। और सर थॉमस मुनरो द गवर्नर ऑफ मद्रास वाज द प्रोटैगनिस्ट। नेक्स्ट, गांधी जी हरिजन कैंपेन सोट टू अटैक। गांधी जी का जो हरिजन कैंपेन था उसके बारे में क्वेश्चन है। अब गांधी जी का जो हरिजन कैंपेन है ना, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, हरिजन कैंपेन पे आते हैं, हिंद स्वराज के ऊपर आते हैं कि इनमें क्या था, ये क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाते हैं। तो पहला कहता है कि गांधी जी जो हरिजन कैंपेन था वो अटैक कर रहा था कास्ट सिस्टम एज ए होल, पूरे पूरे कास्ट सिस्टम पर अटैक। दूसरा, ओपन वेल्स, रोड्स, टेम्पल एक्सेट्रा टू द हरिजन, एनकरेज सोशल वर्क अमंग हरिजन्स। या फिर इनमें से कौन कौन सी आपके क्या है, करेक्ट है। गांधी जी का हरिजन कैंपेन, ये कब हुआ आपका गांधी जी का हरिजन कैंपेन, 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। पूना पैक्ट 1932। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा कि भाई अब हम सारे हरिजन्स को, वो हरिजन कहते थे डिप्रेस्ड क्लासेस को, कि इन सभी को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे, मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी है उसमें मिलाएंगे। तो तब इन्होंने क्या किया, हरिजन कैंपेन शुरू किया। हरिजन एक वीकली भी इन्होंने जनरल भी लॉन्च की थी 1932 के पूना पैक्ट के बाद। और ये पूना पैक्ट कब आया था, कम्युनल अवार्ड्स के बाद। कम्युनल अवार्ड्स के बाद ये आपका पूना पैक्ट आया था। इस कम्युनल अवार्ड्स में क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हम अब किसे देंगे, इन डिप्रेस्ड क्लासेस को भी देंगे। तो पूना पैक्ट साइन हुआ तो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो खत्म कर दी गई, लेकिन रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस का। ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के बीच साइन हुआ था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और महात्मा गांधी। तो ये कहता है अटैक कास्ट सिस्टम एज अ होल, नहीं, गांधी जी कास्ट सिस्टम को अटैक नहीं करते थे। वो ये कहते थे जो चतुर्वर्ण बने हुए हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, इस पर मैं अटैक नहीं कर रहा। लेकिन ये जो आपका डिफरेंसेस है कि उनको वेल्स, रोड्स, टेंपल में ना जाने देना, इस पे हम क्या कर रहा हूं, अटैक कर रहा हूं। तो ये वाला आपका गलत है। ओपन वेल्स ये बिल्कुल ठीक है, और सोशल वर्क कैंपेन ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही डिफरेंस था आपका गांधी जी के हरिजन कैंपेन में और बी आर अंबेडकर की सोच में। बी आर अंबेडकर इस चतुर्वर्ण को भी हटाना चाहते थे, सब इक्वल है, ठीक है, कोई कास्ट नहीं है। लेकिन गांधी जी इस कास्ट सिस्टम को नहीं हटाना चाहते थे, बस जो दूरियां हैं बहुत सारी कास्ट के बीच में, सिर्फ और सिर्फ उसको हटाना चाहते थे। ये चीज अपने दिमाग में रखना। Who among the following was associated with Hindustan Socialist Republican Association, HSRA? HSRA कौन इसमें साथ मिला हुआ था? HSRA जल्दी देखो, HSRA सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर लक्ष्मी सहगल। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके साथ जुड़े थे आपके भगत सिंह।
ठीक है, भगत सिंह जी जुड़े थे आपके HSRA के साथ। अब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक और पार्टी बना दी थी, ठीक है, एक और नई पार्टी बना दी जब वो अलग हो गए थे उनके साथ। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या बनाई थी आपकी, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, INA, ये INA से जुड़ गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी कांग्रेस के साथ थे। लक्ष्मी सहगल ये कौन थी, ये INA की ही क्या थी, एक कमांडर थी। जो झांसी रेजिमेंट थी, रानी झांसी जो रेजिमेंट थी लक्ष्मीबाई, उसकी क्या थी, लीडर थी, उसकी कमांडर थी आपकी लक्ष्मी सहगल, ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर थी लक्ष्मी सहगल। इस INA से जुड़ी थी इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रैयतवारी सिस्टम आर करेक्ट। अभी पढ़े थे हमने सारे सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम आर करेक्ट। द गवर्नमेंट कलेक्टेड द रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स, द इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द लॉ एज द ओनर ऑफ द लैंड। जल्दी, ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लेंगे, अभी हमने पढ़ा था रैयतवारी सिस्टम के बारे में। रैयतवारी सिस्टम पहला कहता है कलेक्टेड इंडिविजुअली, यस, हर एक बंदे, अभी बताया था ना, यहां से जमींदार हटा दिया था बीच में से। एंड कल्टिवेटर्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन लॉ एज द ओनर ऑफ द लैंड, ये गलत है। उनको ओनरशिप दे दी गई थी उनके लैंड की, तो सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सबसे पहला कौन सा था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछ रहा है ये, कॉमनल अवार्ड, पूना पैक्ट या फिर साइमन कमीशन। अभी बताया था कॉमनल अवार्ड कब आया था और पूना पैक्ट। सबसे पहले आया है साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था ना हरिजन कैंपेन में कि कॉमनल अवार्ड और पूना पैक्ट, कॉमनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट आया था, ठीक है। तो चलो एलिमिनेट करते हैं, दो के बाद तीन, दो के बाद तीन आना चाहिए, दो के बाद तीन, दो के बाद तीन, दो के बाद तीन, तो इन दोनों में है दो के बाद तीन, ठीक है। ये तो हमने देख लिया था, कॉमनल अवार्ड के बाद आया था पूना पैक्ट। अब साइमन कमीशन एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब इसमें क्या था, साइमन कमीशन 1927 सबसे पहले साइमन कमीशन आ गई थी, ठीक है। तो फोर्थ 1 2 3, तो हमने पहले दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए थे। अब इसमें से हमें पता था साइमन कमीशन सबसे पहले आ गई थी, तो उसके हिसाब से क्या था आपका 4 1 2 3, आंसर इज सी। तो ऐसे एलिमिनेट करके आप अगर क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जीएस के आराम से निकलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि चारों का ईयर कौन सा है, ठीक है, अगर चारों का ईयर भी नहीं पता, फिर भी अगर एलिमिनेट करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो इजीली आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। मैच द फॉलोइंग पीजन मूवमेंट्स एंड रीजन, कौन सा पीजन मूवमेंट कौन से रीजन में हुआ था। कुका रिवोल्ट आपका पंजाब, सी के साथ आपका 4, और मपिल आउटब्रेक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ ए के साथ 3। तो चलो ये करते हैं, ए के साथ 3, ए के साथ 3, ए के साथ 3 और सी के साथ 4, सी के साथ 4, ऑप्शन फर्स्ट। तो ऐसे एलिमिनेट कर दो, अगर एक पता है, दो पता है, तीन पता है, ट्राई करा करो किसमें क्या है दे रखा है। ए के साथ 3 मपिला रिवोल्ट मालाबार, रामोसी पीजेंट फोर्स महाराष्ट्र में थी, कुका रिवोल्ट पंजाब, पबना आपका बंगाल, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट्स कहां पर थी, ये रीजन आपके मैच। तो एक बार चलो ये सारे पीजन मूवमेंट्स पढ़ लेते हैं। ये रही आपकी सारी पीजन मूवमेंट्स। पागलपंथी मूवमेंट की लोकेशन बंगाल, ठीक है। इसके लीडर्स कारम शाह और टीपू शाह। तो यही क्वेश्चन आता है आपके सीडीएस में, ज्यादा ये नहीं पूछा कि इस पर्टिकुलर जो मूवमेंट थी इसमें क्या क्या हुआ था, लेकिन लोकेशन पूछ ली जाती है और इसके लीडर्स, लीडर्स जरूर याद रखना, ठीक है। मोपला रेबेलियन सैयद अली सैयद फैजी मालाबार रीजन, अभी अभी देखा हमने। इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट कहां पे हुई आपकी, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास, ये याद रखना। नील दर्पण एक प्ले लिखा गया था, ठीक है, किसने, दीन बंधु मित्र ने। ये सारी आज की जो स्लाइड्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर लीड एकेडमी के मिल जाएगी। पूना सार्वजनिक सभा पुणे में बाय MG रानाडे,
ए का मूवमेंट अवध में बाय मदारी पारसी। चंपारण, चंपारण सभी को पता है महात्मा गांधी, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह ये भी महात्मा गांधी ने किया था। यूपी किसान सभा इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, उत्तर प्रदेश में। अवध किसान सभा अवध में, जिसके जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ये सारे लीडर्स थे। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद। तेलंगाना एंड तेभागा मूवमेंट ये कहां थी आपकी 1946 में। तेलंगाना मूवमेंट लार्जेस्ट पीजेंट मूवमेंट थी भाई, ये याद रखना, तेलंगाना मूवमेंट लार्जेस्ट पीजेंट मूवमेंट थी आपकी। थोड़ी सी ट्राइबल मूवमेंट और देख लेते हैं। कोली अपराइजिंग गुजरात में, भील वेस्टर्न घाट, खासी ओडिशा, कुकी राइजिंग मणिपुर, स्टिंगपो, कोल, खोंड, रामोसी, वेस्टर्न घाट, ये सारे अभी हमने पढ़े थे। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना, एमसीक्यू देख के आपको आराम से पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन कहां पे। सबसे अच्छी बात आपकी यही है कि एमसीक्यूज होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 में से एक ना एक आपका आंसर होगा ही होगा। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। वाई डिड गांधी जी गो टू चंपारण? गांधी जी चंपारण गए क्यों थे? 1917 में गए थे भाई। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, फर्स्ट सिविल disobedience, to launch a satyagraha movement, to launch a non cooperation movement, to inquire into the grievance of indigo cultivator, या फिर to fight against the जमींदार्स। कौन सा था? किस लिए गांधी जी गए थे चंपारण? ठीक है, चंपारण 1917 में। to inquire into the grievance of the indigo cultivators, इंडिगो कल्टीवेटर्स की जो ग्रीवेंस थी, जो दुख था, उसमें इंक्वायर करने गए थे कि भाई वो सब जो बिहार के कल्टीवेटर्स हैं इतने दुखी आखिरकार है क्यों। ठीक है, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह। विद दिस आज का जो सेशन थे हमारे, मैराथन थी, उसको एक एंड देते हैं।